हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे 11th इकोनॉमिक्स के रिवीजन वीडियोस का। लेकिन इन वीडियोस को देखने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूँगा और बिलीव मी अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो आपको इन वीडियोस का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहला वीडियो का इंस्ट्रक्शन ये होगा कि आपको टेक्स्ट बुक के साथ रेडी रहना है। या आप वीडियो जभी भी देखो तो अपने सामने वो टेक्स्ट बुक आपकी इकोनॉमिक्स की रखो, प्लस आपको आपके साथ एक हाइलाइटर और एक पेंसिल भी साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि जभी भी मैं आपको वीडियो में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा या फिर किसी वर्ड का मीनिंग बताऊँगा, क्योंकि बच्चों आपके लिए इकोनॉमिक्स पूरा नया है। उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आएँगे, बहुत सारी नई मीनिंग्स आएँगी, तो उनको आपको क्या करना है अपने टेक्स्ट बुक में साथ ही साथ लिख लेना है, अपनी ओन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे और इसके बाद जो भी आंसर आप देखेंगे इस वीडियो में, उसको आप घर पे एक बार ब्लैंक पेपर पे ज़रूर लिखना। तो ऐसे आप करेंगे ना तो आपके सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर स्मूथली निकल जाएँगे और आपको हर एक चीज़ याद होगी। ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है द बेसिक कांसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब क्या कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या-क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उनके डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के अलग-अलग डेफिनेशंस हैं। क्या है वो डेफिनेशन? कि 4 लोग थे, 4 महान इकोनॉमिस्ट और 4 महान व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने-अपने ढंग से समझाया। अपनी-अपनी डेफिनेशंस दी। तो उसमें सबसे पहले थे कौटिल्य, तो हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, उनके की पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने को उन्होंने हमें कहा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है? उसके बाद थे एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी और उनके कुछ की पॉइंट्स है। फिर आते हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल और उनके कुछ उनकी डेफिनेशन थी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन थी और उनकी कुछ की पॉइंट्स है। उसी प्रकार लियोने रॉबिन्स, जिन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी और उनके की पॉइंट्स। देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बस एक ओवरव्यू है कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हम एक-एक डेफिनेशन को डिटेल में आराम से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब ये डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मोटा-मोटी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो के अंदर कुछ कांसेप्ट्स होते हैं, ये 8 कांसेप्ट्स हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएँगे। इसमें आती है वांट, उसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में, फिर वैल्यू के बारे में। वैल्यू के अंदर भी हम लोग वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू का जो एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स है, वो भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेल्थ के बारे में, पर्सनल इनकम के बारे में, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है और कंजम्पशन क्या होता है। ये तो था वो हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर हम लोग पढ़ने वाले मैक्रो के बारे में। मैक्रो के अंदर क्या होती है? 6 चीज़ें आती हैं, जिसमें तो नेशनल इनकम आता है, सेविंग्स आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड साइकिल आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगा और इनका एक डिस्टिंग्विश मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो एक लास्ट में आपको टेबल बना के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरू करेंगे हम लोग डेफिनेशंस थे, जो 4 डेफिनेशन 4 लोगों ने दी है, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, सो Chapter number 1, Basic Concepts in Economics. Introduction. Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. देखिए मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, आपको वर्ड्स हाईलाइट करने हैं। एग्जाम में आप पूरा आंसर एज इट इज नहीं लिख सकते टेक्स्ट बुक का, तो आपको इस एटलीस्ट इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखना है और अंडरलाइन करना है, जिससे आपको मार्क्स मिलने टोटल मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है? Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question what is science. तो आज की जो दुनिया है ना वहाँ पे इन्वेंशंस और मतलब आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का बहुत बोलबाला है और इसी पे पूरी जो आज की इकोनॉमी है वो टिकी हुई है। ठीक है? लेकिन जो ये डिस्कवरीज कहाँ से हुई? साइंस के थ्रू हुई। तो जब हम ये सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि साइंस का मतलब क्या है? तो साइंस का मतलब होता है साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है? किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना साइंस कहलाता है और इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक क्या है नेचुरल साइंस, एक क्या है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इज़ वन whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition। नेचुरल साइंस का मतलब क्या है? नेचुरल साइंस का मतलब है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर इंडिया में किया
तो जापान में भी वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही सेम आएगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। Natural science also called as exact science because of their empirical approach. Empirical का approach मतलब होता है जिसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या है, नेचुरल साइंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। ये क्या था, एग्जैक्ट साइंस था नेचुरल साइंस, और हमारा क्या है, सोशल साइंस, एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव के, मनुष्य के, इंसान के बर्ताव के बारे में स्टडी करता है। वो कौन सी सिचुएशन में कैसा बर्ताव करेगा उसकी स्टडी करता है, इसलिए हम लोग इसका बोलते हैं बिहेवियरल साइंस। ये बिहेवियर की स्टडी करता है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है साइकोलॉजी आता है, जो मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी करता है। सोशलॉजी आता है, जो सोशल मतलब हम इंसान समाज में कैसे कैसे रहते हैं, उसकी क्या मानसिकता है, उसके बारे में स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी नाइदर बी एम्पेरिकल टेस्टेड और कैनॉट बी नॉर बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। तो जैसा साइंस था नेचुरल साइंस की, उसको हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, वैसा हम सोशल साइंस को टेस्ट नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट नहीं कर सकते। किसी इंसान को आप लेबोरेटरी में लेके जाके वो क्या सोच रहा है, क्या करता है, इसका स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसको लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। बट दे आर ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। मतलब टेंडेंसी मतलब क्या, धारणाएं। ठीक है, तो जो मनुष्य का जो धारणाएं हैं, जो उसके विचार है, बस ये इसकी स्टडी है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ने बस इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो क्या बोला है, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। हम पढ़ के आए, सोशल साइंस मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से आया, ये आया एक ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, ओइकोनोमिया, वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। किसी एक घर में कैसे चीजें मैनेज करती है, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी है, पापा है, वो घर कैसे मैनेज करते हैं, घर का खर्चा कैसे होगा, घर की इनकम कितनी आ रही है, फिर पैसे जाएंगे कहाँ पर, मंथ का एक बजट बनता है, राशन कितना आएगा, ये सारा मैनेजमेंट क्या होता है, ओइकोनोमिया। और इसी वर्ड से हमको अपना शब्द मिला इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स refers to Queen of Social Science by Paul Samuels. Economics deals with economic aspect of human behavior. अच्छा, पॉल सैमुअल्स करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का क्वीन बोला है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसके बारे में स्टडी करता है। इट डील्स विथ हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि एक ह्यूमन बींग, एक इंसान अपनी अनलिमिटेड वांट्स, अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरी करता है, लिमिटेड मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस से। जो भी आसपास आपके रिसोर्सेस है, उनका यूज करके, जो लिमिटेड है उनसे आप अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरी करोगे, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो कभी भी आपको मीनिंग लिखने को आएगा तो आप इस डेफिनेशन या फिर इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग। तो डेफिनेशंस दो अलग अलग महापुरुषों ने दिए। तो सबसे पहले महापुरुष हमारे इंडिया से आते हैं, जिनका नाम था कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स का जिक्र किया था। अर्थशास्त्र को ही इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम लोग। तो देखते हैं उन्होंने कैसे कैसे इकोनॉमिक्स को समझाया था। उन्होंने बोला, अर्थशास्त्र, ये बुक थी, तो अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें अर्थ का मतलब क्या था, वेल्थ, संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ मतलब क्या होता है, जिसमें आपका पैसा भी आ गया जो बैंक अकाउंट में, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज भी आ गई, जिसमें आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो भी आ गया, उसको बोलते हैं आपकी वेल्थ। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ, और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। मतलब अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि आप किस तरह साइंटिफिकली सिस्टमैटिक तरीके से वेल्थ को एक्वायर करते हो, इकट्ठा करते हो और उसको मैनेज करते हो, इसी को उन्होंने बोला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज अ थीसिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स
ब्रॉडेस्ट सेंस। ये अर्थशास्त्र एक किताब की नाम है जो चाणक्य ने लिखी थी, जिसके अंदर पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात की गई थी कि राज्यों को कैसे चलाया जाता है, राज्य का शासन कैसे होगा। लेकिन इसके अंदर ही कहीं न कहीं उन्होंने इकोनॉमिक्स की बात कर दी थी। अब इन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला की पॉइंट्स है क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। अच्छा, किसी भी इकोनॉमिक को या फिर एक्वायरिंग वेल्थ एंड मैनेजिंग वेल्थ, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक अच्छा गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है? आगे जाके हम देखेंगे कि जो फॉरेन के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसका खंडन किया है। कहीं-कहीं बोला गया है कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके हिसाब से गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल अदा करता है किसी भी कंट्री के या फिर राज्य के इकोनॉमिक्स में। दूसरा क्या है? फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अगर आपको अपने देश का या फिर राज्य का भला करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रिएशन ऑफ वेल्थ करना पड़ेगा। आपको वेल्थ इकट्ठा करना पड़ेगा या फिर वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा। सर वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? अरे एम्प्लॉयमेंट देके या फिर आप कोई वस्तुएँ अपनी जगह बनाओ, उसको बेचो तो उससे पैसा आएगा तो वेल्थ क्रिएट होगी ना। तो ऐसे आपको वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको अपने देश का या राज्य का भला करना है तो। थर्ड पॉइंट क्या है? नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अगर आपको अपने समाज को मैनेज करना है तो उसके लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए। मतलब क्या? जो सब चीज़ों को मैनेज कर पाए अच्छे से। ठीक है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पुलिस है हमारे यहाँ पे, मिलिट्री है, फिर अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, तो वो सारे होने चाहिए ताकि आपका जो इकोनॉमी है वो मैनेज हो पाए। ठीक है? लास्ट पॉइंट था कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडिया इनटू अर्थशास्त्र। आपको पॉलिटिकल आइडियाज़ को और अर्थशास्त्र को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये थे इनके की पॉइंट्स। अब आते हैं जो इकोनॉमिस्ट थे, वेल नोन इकोनॉमिस्ट जो हमारी कंट्री के नहीं थे, उन्होंने कैसे-कैसे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और उनके की पॉइंट्स क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले महाशय थे एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी वेल्थ ओरिएंटेड जो मतलब जिसमें उन्होंने वेल्थ के बारे में ओरिएंटेड मतलब क्या? जिस पे फोकस किया गया है। तो उन्होंने वेल्थ पे फोकस करके अपना डेफिनिशन दिया। देखते हैं। क्लासिक इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ आल्सो रेफर्ड एज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एडम स्मिथ को। ठीक है? हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है? आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेचर कंट्रीब्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक टू इकोनॉमिक्स, हिज he is most famous for his 1776 piece of work, An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और उन्होंने क्या बोला इकोनॉमिक्स को? इकोनॉमिक्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बस इतना सा डिफाइन, साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने क्या बोला कि साइंस ऑफ वेल्थ, संपत्ति या फिर जो वेल्थ है, पैसा है, उसकी साइंस को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने इतनी बार में अपने पूरे डेफिनेशन को खत्म कर दिया। अच्छा, इन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए कौटिल्य की तरह। सबसे पहला की पॉइंट था लेजिस्फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या? नो गवर्नमेंट इन बिजनेस डिसीजन। हमने पढ़ा था कौटिल्य के की पॉइंट्स में कि क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके हिसाब से, एडम स्मिथ के हिसाब से, उन्होंने क्या बोला कि लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर एक पॉलिसी का नाम है जहां पर गवर्नमेंट आपके बिजनेस के डिसीजंस में इंटरवेंशन नहीं करेगी। मतलब क्या? गवर्नमेंट कोई नहीं है, सप्लायर और कस्टमर अपना डिसाइड कर लेंगे कितना प्राइस में बेचना है, कितना बड़ा बिजनेस करना है। ठीक है? सेकेंड पॉइंट है कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन। मतलब क्या? कि आप कैपिटल बनाइए और कैपिटल से आप पैसे बनाइए। मतलब क्या? कैपिटल का मतलब होता है पैसा इकोनॉमिक्स में। तो आप क्या करिए? कैपिटल जमा करिए और वेल्थ को जमा करते रहिए। मतलब पैसा भी जमा करिए और संपत्ति भी इकट्ठा करते रहिए। ठीक है? थर्ड क्या बोला है? नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर। मतलब क्या? ह्यूमन नेचर ऑफ वांट। ठीक है? हम आगे जाके वांट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वांट चेंज होती है, वांट कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए कैसे मीन्स का उपयोग करते हैं। ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन वांट का नेचर ना जैसा होता है उसको इकोनॉमिक अफेयर्स में हमको लाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम ह्यूमन वांट्स की बात करेंगे तो। ठीक है? फोर्थ पॉइंट था डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एक्सपेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर को ना डिवाइड करना पड़ेगा उनके काम के अनुसार अगर आपको ग्रोथ करना है तो। फॉर एग्जांपल लेबर ना 3 प्रकार के होते हैं, जो हम लोग ने क्लास में डिस्कस भी किया था। सबसे पहले होता है स्किल्ड लेबर, दूसरा होता है सेमी स्किल्ड लेबर और तीसरा होता है अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड मतलब क्या? जिसको अपना काम अच्छे से आता है, जो एक्सपर्ट है। सेमी स्किल्ड का जिसको थोड़ा-सा काम आता है, थोड़ा-सा उसको और तराशेंगे तो स्किल्ड बन जाएगा। अनस्किल्ड मतलब जिसको कुछ नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड लेबर को अपना काम देना पड़ेगा, अनस्किल्ड को अपना काम देना पड़ेगा और अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड को अपना काम देना पड़ेगा और अनस्किल्ड को सिखाना पड़ेगा। अगर आपने स्किल्ड काम के लिए अनस्किल्ड को लगा दिया तो आपका ग्रोथ
नहीं हो पाएगा, या फिर कोई अनस्किल्ड काम है, छोटा-मोटा काम है, वहाँ पे एक अपने एक्सपर्ट को लगा जाए तो भी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है? अच्छा, सेकंड सेकंड महापुरुष थे हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने अपना वेलफेयर ओरिएंटेड, मतलब क्या वेलफेयर, मतलब क्या, भला करना, समाज का भला करना, तो इन्होंने फोकस किया समाज के भले के ऊपर, ठीक है? Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book of in the book title entitled Principle of Economics. इनकी बुक का नाम क्या था? Principle of Economics, ठीक है? Which was published in 1890. His definition state, इनकी definition क्या है? थोड़ी बड़ी definition है. Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Normally क्या है? एक मनुष्य का study है, क्या है? एक mankind का study है economics. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. Requisites का मतलब होता है necessary, एकदम जरूरत की चीजें, ठीक है? अच्छा, इनके हिसाब से क्या है कि it which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. मतलब क्या, इंडिविजुअल, एक इंसान कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, कैसे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने की जो भी चीज़ें करता है, अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिमिटेड मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करता है, इसको क्या बोला उन्होंने? इकोनॉमिक्स बोला, ठीक है? एक बार वापस से रीड करते हैं, क्या है? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action, उस मनुष्य के उस पार्ट को डिटेल में स्टडी करता है जहां पर विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, अटेनमेंट मतलब क्या, पाना, एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, मतलब क्या, अपनी इच्छाएं पूरी करता है, अपनी जरूरतें पूरी कैसे करता है, और अपने लाइफ को कैसे बेटर बनाता है, इसी के बीच के बैलेंस को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, इनके की पॉइंट्स थे, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस बोल दिया, ठीक है? सेकंड क्या था? इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, ये भी हमको पता है कि बिहेवियर स्टडी करता है, इसलिए इसको बिहेवियर साइंस ही बोलते हैं। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब क्या होता है कि आपको वेस्टेज नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके से ना, आपको वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है? तो वेस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इस किसी का भी आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको बोलते हैं मटेरियल वेलफेयर, ठीक है? अच्छा, लास्ट पॉइंट था इनका, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के हिसाब से क्या था? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? लेकिन इनके हिसाब से बस अगर आप वेल्थ को पढ़ेंगे तो आप इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इट इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। लास्ट हमारे महापुरुष जो हमारे किताब में कवर्ड है, उनका नाम है लियोने रॉबिन्स। इनकी डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है? इन्होंने कमी, मतलब कमी किसकी है हमारे पास? रिसोर्सेज की, मीन्स की, उस पर फोकस करके अपने डेफिनेशंस को बनाया। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स इन हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, सबने अपनी बुक लिखी, उसमें अपना डेफिनेशन दिया, तो इनकी बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। पब्लिश इन 1932, मेंशन अबाउट द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है? उसमें डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, हमको पता है, विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, हमको पता है, एज अ रिलेशन बिटवीन, हाँ, यहाँ से उनका डेफिनेशन शुरू होता है इंपॉर्टेंट वाला, as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो ends का मतलब यहाँ पर मैंने बताया आपको होता है wants, और means का मतलब होता है resources, ठीक है? जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं, जैसे पानी है, नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स है, कोयला है, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे धातुएँ हैं, मतलब मेटल्स हैं, वो क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, स्केर्स का मतलब क्या होता है? कमी, इसकी कमी है, तो मीन्स हमारे लिमिटेड है। वही बात हो गई कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? अच्छा, इनके जो की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड, ये भी हमको पता है, मीन्स आर लिमिटेड, ये भी आपने बता दिया हमें। अच्छा, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब क्या? वांट्स ना आपकी प्रायोरिटी, मतलब क्या? प्राथमिकता, पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, ऐसे आप लिस्ट बनाते हो, वैसे ही लिस्ट पे ग्रेडेबल होती है कि सबसे पहले मैं अपनी ये वांट पूरी करूंगा, उसका जैसे ग्रेड करोगे तो आप पहले अपनी 4 वांट को पहले पूरी करोगे, रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, ये सबसे पहले आपकी वांट होगी जो आपकी नीड्स भी है, ठीक है? उसके बाद आप ग्रेड करोगे, उसके बाद अपनी वांट्स को पूरा करोगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज, जो अपने मीन्स यूज किए, जो रिसोर्सेज यूज किए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात कर लूँ कि कोयले की,
तो कोयले का बस एक यूज़ नहीं है, उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। वैसे ही अलग-अलग मेटल्स के डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। तो जो मीन्स होते हैं उनके अलग-अलग अल्टरनेटिव मतलब के अलग-अलग व्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम लोग ने क्या कवर किया, डेफिनेशंस कवर किए, इंट्रोडक्शन कवर किया, मीनिंग कवर किया। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि हम लोग ऐसे वीडियोस और बना पाएँ और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के बाद आपको ये जो क्वेश्चन है उसको एक बार पेपर पे लिख के देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।